नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिमला हायर सेकेंडरी स्कूल कादीपुर शिवपुर वाराणसी की यूट्यूब चैनल पर। मैं शिखर श्रीवास्तव फ्रांस की क्रांति पर पार्ट 2 लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पार्ट का रिकैप हम अगर देखें, यानी कि पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, क्या समझा था, अगर इस पे हम चर्चा करें तो पहली चीज़ थी कि हमने ये जानने की कोशिश की थी कि सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंसेज और हिस्ट्री की क्या प्रासंगिकता, क्या रिलेवेंस आज के समय में है। इसके बाद हमने ये जाना था कि किस प्रकार इस्लाम के उदय के बाद इस्लामिक शक्तियों ने यूरोप पर आक्रमण शुरू किए और पोप के अधीन किस प्रकार से ईसाई शक्तियां एकजुट होकर उनका मुकाबला कर रही थीं। इस प्रकार धर्मयुद्ध की शुरुआत हुई और यूरोप का सामंतीकरण शुरू हुआ। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार के साथ ही यूरोप और भारत के व्यापारियों का संपर्क टूट गया। इसके क्या प्रभाव हुए, इसे हम आगे समझते हैं। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार से यूरोप के व्यापारियों के हाथ से एशिया का व्यापार निकल गया। इस व्यापारिक मार्ग द्वारा सारे यूरोप में भारत के मसालों का व्यापार होता था। भारत के मसालों की यूरोप के बाज़ार में बहुत मांग थी और यूरोप के व्यापारी यह नहीं चाहते थे कि अपने इस मुनाफे के सौदे को वो गंवाएं। इसलिए उन्होंने क्या किया, इस उद्योग पर पुनः अधिकार करने के लिए यूरोपीय देशों के व्यापारी एक एक करके भारत आए। समुद्री मार्गों से उन्होंने समुद्री मार्गों की खोज शुरू की और बाद में इन्हीं समुद्री मार्गों का इस्तेमाल करते हुए वे भारत से आगे चीन, मलक्का आदि देशों में भी चले गए। ये सब कैसे हुआ, एक मैप के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। यूरोप के कई व्यापारियों ने दुनिया भर के अंदर व्यापारिक मार्गों की खोज की। उनमें से एक का नाम वास्को डी गामा था, जिसने भारत की खोज की। भारत की खोज से यहाँ तात्पर्य भारत आने वाले नए समुद्री मार्ग की खोज से है। उसके अतिरिक्त एक और प्रमुख नाम कोलंबस का आता है, जिन्होंने अमेरिका की खोज की, यानी अमेरिका जाने वाले रास्ते की खोज की। तो ये आपके सामने वास्को डी गामा के रूट का फ़ोटो है। वो लिस्बन से चले थे और नीचे यहाँ केप ऑफ गुड होप होते हुए और भारत के कालीकट पहुँचे थे। इसी तरीके से ये कोलंबस का रूट है, जो कि यूरोप से चल के और अमेरिका पहुँचा और कैरेबियाई द्वीप समूहों, आज का जो वेस्ट इंडीज़ है, उसकी खोज करके और ये पता करके कि साउथ और नॉर्थ अमेरिका जैसे दो अलग कॉन्टिनेंट भी हैं धरती पे, वो वापस यूरोप चला गया। मज़ेदार बात यह है कि जब कोलंबस, ये इनकी तस्वीर है, जब कोलंबस अपनी यात्रा पर निकला था तो वो ये सोचता था कि धरती एक कोने पे जाके ख़त्म हो जाएगी और मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो इससे ये पता चलता है कि इन समुद्री यात्राओं के शुरू होने के पहले कितना भय और आतंक का माहौल इन व्यापारियों के बीच में रहा होगा। लेकिन इस भय और आतंक के बावजूद जब इन व्यापारियों ने जोखिम उठाया तो उसका इनाम भी इन्हें ज़बरदस्त तरीके से मिला। जैसे वास्को डी गामा जब भारत से वापस यूरोप गया तो उसने जो सामान बेचे वो उसकी यात्रा पर खर्च हुए सारे पैसे का 60 गुना ज़्यादा था। इस प्रकार जब यूरोपीय यात्रियों ने समुद्री यात्राएं शुरू की तो उन्होंने एक नई आर्थिक व्यवस्था को जन्म दिया। हुआ ये कि ये लोग समुद्री यात्राओं के द्वारा आर्थिक शक्ति अर्जित कर रहे थे। इसके लिए ये लोग बड़े बड़े अभियान करते थे, धन इकट्ठा करते थे, केंद्रीय शक्तियों यानी राजाओं से सहयोग लेते थे और जान का खतरा उठाकर लंबी लंबी समुद्री यात्राएं करते थे। देखिए, ये महत्वपूर्ण है, सिर्फ धन नहीं लगाते थे, ये जान का जोखिम भी उठाते थे। और इससे फ़ायदा क्या होता था कि जब लाभ होता था, जैसे वास्को डी गामा को 60 गुना लाभ हुआ, तो ये उस लाभ को आपस में बांट लेते थे। अब तक हमने ये समझा कि व्यापारियों को समुद्री यात्राओं को आयोजित करने के लिए, यानी कि उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती थी और केंद्रीय शक्तियाँ उनकी मदद करती थीं। इस तरीके से केंद्रीय शक्तियों और व्यापारियों के बीच में एक गठजोड़ तैयार होगा, पैक्ट तैयार होगा, आपसी समझौता। इसी समय एक बहुत महत्वपूर्ण घटना और यूरोप के अंदर होती है कि यूरोप में छापे खाने का आविष्कार हो जाता है। गुटनबर्ग एक जर्मनी का नागरिक था, उसने छापे खाने का आविष्कार किया था। वैसे इतिहास में सबसे पहले छापे खाने का आविष्कार चीन के लोगों ने किया था और ये माना जाता है कि ये तकनीक चीन से अरब व्यापारियों द्वारा यूरोप को पहुंचाई गई। ये देखिए गुटनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस है, उसकी एक फ़ोटो है और ये उसकी
ओरिजिनल इमेज है। छापे खाने के आविष्कार के बाद एक बदलाव ये आया कि जो किताबें अब तक सिर्फ पादरियों के हाथ में सीमित थीं, यानी कि जो धर्म ग्रंथ सिर्फ पादरियों के हाथ में सीमित थे, वो लोगों के पास तक पहुंचने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने अपने धर्म को पढ़कर उसका खुद एनालिसिस करना शुरू किया और पादरियों का जो रेलेवेंस था समाज के अंदर, जो प्रासंगिकता थी, वही समाप्त होने लगी। छापे खाने के अतिरिक्त कागज़ का भी इस्तेमाल यूरोप में बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। देखिए, कागज़ हो या प्रिंटिंग प्रेस हो या कंपास हो, बारूद हो, इन सभी का सबसे पहले जन्म जो है, आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। इसके बाद ये सारी चीज़ें चीन में इन्वेंट होने के बाद अरब मर्चेंट्स, अरब व्यापारियों के द्वारा यूरोप पहुंचाई गई। तो कागज़ के बाद कंपास और समुद्री यात्राओं के लिए समुद्री हवाओं की क्या दिशा होती है, ये सब जानकर यूरोप के लोगों ने इनका इस्तेमाल अपनी यात्राओं में किया। ये देखिए, एक कंपास की फ़ोटो है। कंपास के बारे में आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैंने एक कंपास की फ़ोटो समझने के लिए डाल दी है। यूरोप में विज्ञान का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा था। इसको कोपरनिकस के उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, कोपरनिकस जो था, उसने एक सिद्धांत दिया था कि धरती विश्व का केंद्र नहीं है, यानी कि सारे संसार का केंद्र धरती नहीं है। क्योंकि यूरोप में जो पादरी वर्ग था, वो लोगों को ये बताता था कि धरती सारे दुनिया का केंद्र होती है और बाकी सब सूर्य, चंद्रमा और सारे ग्रह जो भी हैं, वो सब पूरा सोलर सिस्टम उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन कोपरनिकस ने ये सिद्धांत दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। सूर्य के इर्द गिर्द पूरा सोलर सिस्टम काम करता है, धरती के इर्द गिर्द नहीं। लेकिन यहीं पे साथ में एक बात और महत्वपूर्ण है। कोपरनिकस ने ये बोला था कि जब मैं मर जाऊंगा तब मेरी किताब छापना, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि उसे मौत की सज़ा दे दी जाएगी। उसके मरने के बाद उसकी किताब छपी। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि यूरोप के अंदर एक संघर्ष चल रहा था। लोग रूढ़िवादी विचारों को चुनौती भी देना चाहते थे, लेकिन डर भी रहे थे। पर इतना तय था कि तार्किक बहस, एक रीजनेबल और रीजनिंग की एबिलिटी जो है, ये यूरोप के लोगों में आ गई थी। और इसी रीजनिंग की क्वालिटी, इसी तार्किकता और हर चीज़ को तर्क की कसौटी पर कसना, इन्हीं बातों ने यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की। यानी कि धर्म में जो फालतू की बातें थीं, उनको हटाकर धर्म को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाना। अब व्यापारियों और राजाओं के गठजोड़ के कारण केंद्रीय शक्तियां फिर से शक्तिशाली होने लगीं और सामंतों का महत्व कम होने लगा। इसका एक कारण ये भी था कि बंदूक और तोपों का आविष्कार जो है, यूरोप में हो चुका था। मैंने बताया कि गन पाउडर चीन में बना था और उस गन पाउडर का इस्तेमाल करते हुए यूरोप के लोगों ने बंदूकें बनाना सीख ली थी। ये उस समय की एक जर्मन मेड बंदूक है, सबसे शुरुआती। इस बंदूक के बाद फ्रेंच मेड मस्कट का इस्तेमाल होने लगा था। इस तरीके से धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि यूरोप में दो वर्गों का पतन हो रहा है। पहला पादरियों का वर्ग और दूसरा सामंत वर्ग। यानी कि धर्म की भी जो पकड़ समाज के ऊपर थी, वो कमज़ोर हो रही है, और केंद्र में जब राजा मजबूत हो रहे हैं, व्यापारी उनका सहयोग कर रहे हैं, तो सामंतों की भी पकड़ कमज़ोर होती जा रही है। और एक तीसरा जो नया वर्ग निकल रहा है व्यापारियों का, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्लेयर, एक महत्वपूर्ण घटक होता जा रहा है समाज का। यानी कि समाज किस दिशा में जाएगा, इसको निर्धारित अब कौन कर रहा है? ये व्यापारी वर्ग। यही तीन वर्ग हमें फ्रांस की क्रांति में भी देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें मैंने समझाई थी कि किस तरीके से यूरोप का पूर्व समाज जो है, जो क्रांति के पहले का समाज है, ये किस तरीके से शेप ले रहा था और किस तरीके से ये फ्रांस की क्रांति से जुड़ा हुआ है। तो हमने अब तक क्या समझा कि किस तरीके से पादरी वर्ग का पहले वर्चस्व बना, सामंतों का वर्चस्व बना, फिर किस तरीके से ये सामंतीकरण की प्रक्रिया जो है समाज के, वो कमज़ोर होना शुरू हुई, और किस तरीके से व्यापारी वर्ग का उदय हुआ। ये जो व्यापारी वर्ग था, इसके साथ किसान, विचारक, वकील और अन्य जो भी लोग जो सामंत नहीं थे और जो पादरी नहीं थे, वो सब मिल करके एक तृतीय स्टेट, थर्ड स्टेट बनाते हैं फ्रांस के अंदर, या तृतीय वर्ग पूरे यूरोप के अंदर बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रांस की क्रांति के पूर्व फ्रांस की क्या परिस्थितियां थीं, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए घर पर ही रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर पर बैठ के पढ़ाई करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्ते, धन्यवाद, जय भारत।